बड़ी पुरसुकून नींद सो रही हो रामीन, समाहा ने तंजिया लहजे में कहा और बगैर इजाजत कमरे में दाखिल हो गई। रामीन हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और जल्दी से अंगूठी वाला हाथ दुपट्टे में छुपाने की कोशिश की। समाहा आपी, आप इस वक्त कुछ चाहिए था आपको? समाहा ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ बैठ के करीब आकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। आज फंक्शन में जुबैदा आपा आई थी, बहुत बड़ा खानदान है उनका। उनका बेटा मुल्क से बाहर होता है, उन्हें तुम बहुत पसंद आई हो और उन्होंने तुम्हारा हाथ मांगा है। रामीन का रंग एकदम फक हो गया, उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे। रिश्ता? मगर आपी? मगर वगर कुछ नहीं रामीन, समाहा ने उसकी बात काट दी। आखिर कब तक तुम यहाँ एक बोझ बनकर पड़ी रहोगी? अहान बेचारा तो शराफत में कुछ नहीं कहता, मगर वो भी कब तक एक गैर लड़की की जिम्मेदारी उठाएगा? अब तुम्हारी उम्र हो गई है और ये बेहतरीन मौका है कि तुम इस घर से इज्जत के साथ रुखसत हो जाओ। मैंने तो जुबैदा आपा को हाँ कह दी है, कल वो लोग बात पक्की करने आ रहे हैं। रामीन की आंखों में आंसू भर आए, उसे ऐसा लगा जमीन उसके पैरों तले से निकल गई हो। आपी, अहान जान ने, मेरा मतलब अहान ने क्या कहा? समाहा ने झूठ बोलने में जरा सी भी देर नहीं की। अहान, वो तो बहुत खुश थे, कहने लगे कि चलो अच्छा है, एक बोझ कम होगा। वो तो खुद चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द अपने घर की हो जाओ, ताकि वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सके। ये सुनना था कि रामीन के दिल पर जैसे बिजली सी गिर गई। वो सिसकियां भरने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो अहान अभी थोड़ी देर पहले उसे अपनी मलका कह रहा था, वो सबके सामने उसे बोझ समझता है। समाह जाते जाते जीरान को भी नींद में अपनी बाहों में उठा लेती है और रामीन को तीखी नजरों से देखते हुए कहती है, जीरान को मैं ले जा रही हूँ, कल के लिए कोई अच्छा सा ड्रेस पहना, ताकि लड़के वाले तुम्हें देखकर फौरन पसंद कर लें। रामीन की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। समाह के जाते ही वो कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक करती है और बेड पर उल्टी लेट कर फूट फूट कर रोने लगी। उसे समाह की हर बात जहरीले तीर की तरह लग रही थी। अभी वो इस कर्ब में थी कि उसे बालकोनी में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो हड़बड़ा कर उठी और देखा तो सामने आहान खड़ा था। रामीन ने गुस्से और दुख से अपनी सूजी हुई आंखों से उसे देखा और तड़प कर बोली, अब यहाँ क्या करने आए हैं आप? अहान जान, जाएं, अपनी जिंदगी जिए, क्यों एक बोझ के पास आए हैं? अहान ये सुनकर ठिठक गया। वो धीरे से रामीन के करीब आया और निहायत मोहब्बत से उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, अपने हक हलाल की बीवी के पास आया हूँ मेरा बच्चा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? रामीन ने रोते हुए उसका हाथ झटक दिया। बीवी नहीं, बोझ बोले। समाहा भी कह रही थी कि आप खुद चाहते हैं कि मेरा रिश्ता हो जाए, ताकि आपके सर से बोझ उतर जाए। अहान ये सुनकर हैरान रह गया। बोझ? कैसी बातें कर रही हो तुम रामीन? तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी रूह, मेरा बोझ नहीं। किसने कहा ये सब तुमसे? रामीन ने सिसकियां भरते हुए समाहा की कही हुई एक एक बात अहान को बता दी। ये सुनते ही अहान का गुस्से से बुरा हाल था। उसकी आंखें सुर्ख हुई और मुठ्ठियां सख्ती से भिज गईं। समाह की इतनी हिम्मत, वो मेरे नाम से तुमसे झूठ बोले? रुको, आज मैं उसका ये गुरूर मिटाता हूँ और सबको सच बताता हूँ कि तुम मेरी बीवी हो। अहान गुस्से में कमरे से निकलने ही वाला था कि रामीन ने भागकर उसका हाथ थाम लिया। नहीं अहान जान, खुदा के लिए रुक जाए, रामीन ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। घर मेहमानों से भरा हुआ है, उनैजा की शादी है, अगर आज हंगामा हुआ तो सबकी बदनामी होगी। प्लीज उनैजा की शादी हो जाने दें, फिर जो चाहे करिएगा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अहान रामीन की तरफ देखकर वहीं रुक गया, मगर उसका सांस गुस्से की वजह से अब भी तेज चल रहा था। उसने रामीन को अपने सीने से लगा लिया। सिर्फ तुम्हारी खातिर चुप हो रामीन, वरना आज मैं इस घर में कयामत ले आता। लेकिन याद रखना, तुम बोझ नहीं, तुम अहान की इज्जत हो। अहान ने गहरा सांस लिया और रामीन की बात मानते हुए रुक तो गया, मगर उसके अंदर की बेचैनी भी खत्म नहीं हुई थी। वो बेड पर टेक लगाकर बैठ के अपने दोनों हाथ सर के नीचे रखे और शरारत भरी नजरों से रामीन को देखा, जो अभी भी आंसू पूछ रही थी। अच्छा बाबा, नहीं जाता अभी बाहर, लेकिन अब चलो जरा मुझे वॉक करके तो दिखाओ। मैंने अपनी प्यारी सी बीवी को जरा तफसील से देखना है कि इस हरे रंग के जोड़े में वो कैसी लग रही है। अहान ने ये कहकर उसे एक दिलकश सी आंख मारी। रामीन ने नटखट अंदाज में अपने हाथ सीने पर बांधे और मुंह बसोर कर बोली, रहने दे हान जान, कल समा आपी के साथ रात गुजारी है आपने, जाए इनसे ही वाक करवाएं। आपको क्या पता कि मैं सारी रात नहीं सोई, मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहे थे कि पता नहीं आप समा आपी के साथ क्या कर रहे होंगे। रामीन की आवाज़ में सच्ची जलन और मोहब्बत साफ से लग रही थी। अहान ये सुनकर जोर से हंसा और बोला, तौबा तौबा, कितना गंदा सोचती हो तुम रामीन, मैं मासूम इंसान कल सारी रात सोफे पर सोया था। क्या है ना कि मेरी छोटी बीवी ने फार्म हाउस पर मुझसे इतनी मुशक्कत करवाई है कि मुझे कल सोफे पर भी बहुत मजे की नींद आई। उसने एक बार फिर शरारत से आंख मारी तो रामीन का चेहरा हया से तिमतिमा उठा। रामीन कुछ कहना चाहती थी कि अहान ने पलक झपकते उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया और बेड पर लिटाया। रामीन की धड़कनें एकदम तेज हो गई। अहान उसके लबों के बिल्कुल करीब झुका, उसकी सांसें रामीन के चेहरे को छू रही थी। कमरे की फिजा इस वक्त मुकम्मल तौर पर जज्बात के हिसार में थी। अहान ने अपनी शर्ट उतार कर दूर फेंकी और रामीन के करीब झुककर उसकी कमीज की जिप खोली। जैसे ही उसने रामीन के कंधे से लिबास सरकाया, उसने एक गहरी सांस ली और मदहोश
لہجے میں سرگوشی کی۔ رامین تمہیں پتہ ہے تمہارے سینے کے بالکل نیچے ایک چھوٹا سا تل ہے، یہ تمہارا وہ نشان ہے جو میری جان لے لیتا ہے۔ رامین نے معصومیت سے آنکھیں جھپکائیں اور دبی آواز میں پوچھا، کیا کیا آپ نے دیکھا ہے؟ احان نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اس کے گال کو چھوتے ہوئے بولا، میری بدھو بیوی، میں نے تمہارے جسم کے ایک ایک نشان، ایک ایک دل کو بڑے دھیان اور تفصیل سے دیکھا ہے۔ میں تمہاری ایک ایک چیز سے واقف ہوں، جیسے کوئی اپنی سب سے قیمتی کتاب کے لفظ لفظ سے واقف ہو۔ یہ کہتے کہتے اس نے رامین کی قمیض اس کے وجود سے الگ کر دی۔ جب اس کی نظر رامین کے سرخ رنگ کے زیر جامہ پر پڑی تو وہ ایک لمحے کو رک گیا اور نشیلی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر تھوڑا شرارتی لہجے میں بولا، یہ کیا بات ہوئی، تم میچنگ چیزیں کیوں نہیں پہنتی؟ رامین کی شرم کے مارے جان ہی نکلی جا رہی تھی۔ اس نے ہمت مجتمع کر کے کہا، احان جان، اس جوڑے کے ساتھ کی میچنگ نہیں ملی تھی۔ یہ تو بہت غلط بات ہے، احان نے مصنوعی غصے سے کہا، احان درانی کی بیوی ہو اور تمہارے پاس میچنگ کے کپڑے نہ ہو، یا میں کل ہی جا کر خود شاپنگ کر کے لاؤں گا۔ اس نے ایک شوق نظر رامین پر ڈالی اور اپنی بیلٹ نکال کر رامین کے دونوں نازک ہاتھ بیٹھ کے پائے سے باندھ دیے۔ رامین ہکا بکا رہ گئی۔ احان جان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ رامین، تم مجھے بہت ڈسٹرب کرتی ہو، تمہارے ہاتھ بہت چلتے ہیں۔ اب انہیں باندھ دیا ہے تاکہ میں آرام سے اپنا کام کر سکوں۔ مجھے ڈسٹربنس بالکل پسند نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور رامین کے اوپر جھک گیا۔ احان کے تپتے ہوئے لب رامین کے جسم کے ہر حصے کو چھو رہے تھے۔ اس نے دھیرے دھیرے رامین کے آخری لباس کو بھی اتار پھینکے اس نے دھیرے سے رامین کے آخری لباس کو بھی اتار کر پھینکا۔ کمرے کی تمام روشنیاں جل رہی تھیں اور ان روشنیوں میں رامین کا دودھیا رنگ کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ احان اب رامین کے لبوں پر جھکا اور ان کی گہرائی میں اترتا چلا گیا۔ احان کے لمس میں ایک ایسی شدت تھی جو رامین کے پورے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ وہ اس کے لبوں کے اتنے قریب تھا کہ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں پیوست ہو رہی تھیں۔ رامین نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لی، جبکہ احان نے اس کے چہرے کو نہایت نزاکت سے تھام لیا، جیسے وہ بہت کوئی قیمتی شے ہو۔ احان کے تپتے ہوئے لب جب رامین کے لرزتے ہوئے لبوں سے ملے تو رامین کے جسم میں بجلی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ احان نے ان لبوں کی مٹھاس کو چکھنا شروع کیا۔ وہ کسی پیاسے کی طرح اس کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ اس کے بوسوں میں وہ تڑپ تھی جو برسوں کی دوری اور سماح کی دی ہوئی تلخیوں کا مداوع کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے لبوں سے ہوتا ہوا اس کی گردن اور کندھوں کی طرف بڑھا، جہاں اس کے گرم لمس نے رامین کو مدہوشی کی انتہا پر پہنچا دیا۔ رامین کے بندھے ہوئے ہاتھ بے بسی سے مٹھیوں میں بھج گئے اور اس کے حلق سے ایک مدھم سی سسکی نکلی جو احان کی مردانہ وجاہت اور اس کی بے پناہ پیار کا اعتراف تھی۔ احان اب مکمل طور پر اس کے وجود پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس نے رامین کے جسم کے ہر نشیب و فراز کو اپنے لبوں سے چھو کر اسے یہ احساس دلایا کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ کمرے کی روشنیاں اس کے دودھیا بدن پر پڑ کر اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی اور احان کی نظروں میں موجود پیاس رامین کے ہر خوف کو ختم کر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو بھی محسوس کر سکتے تھے۔ احان کا پیار صرف جسمانی نہیں تھا، بلکہ وہ اس لمس کے ذریعے رامین کی روح تک پہنچنا چاہ رہا تھا، اسے یقین دلانا چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے نکاح میں ہے، اس کی عزت اور اس کی کل کائنات ہے۔ رات کی خاموشی میں ان کی تیز ہوتی سانسیں اور قربت کی وہ حدت ایک ایسی داستان لکھ رہی تھی جس میں سماحہ یا کسی تیسرے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وقت جیسے ان دونوں کے لیے تھم کر رہ گیا تھا۔ کمرے کی چار دیواری کے اندر محبت کی وہ تپش تھی جو تمام دکھوں اور سماحہ کے زہریلے جملوں کو پگھلا چکی تھی۔ باہر اندھیری رات اپنے آخری پہر میں تھی، مگر اس کمرے میں ایک نئی زندگی کا سویرا ہو رہا تھا۔ احان اور رامین ایک دوسرے کے کرب کی انتہا پر تھے، جہاں روحیں جسموں کے حصار سے نکل کر ایک ہو جاتی ہیں۔ پھر اچانک دور کسی مسجد سے فجر کی پہلی اذان کی پرسوز آواز گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس مقدس پکار نے ان پر طاری سحر کو ایک دم توڑ دیا۔ احان نے رامین کی باہوں سے خود کو تھوڑا الگ کیا اور اس کے پسینے سے بھیگے ماتھے پر ایک نہایت طویل اور محبت بھرا بوسہ دیا۔ ان دونوں کی سانسیں ابھی بھی تیز تھیں، جیسے کوئی طویل سفر طے کر کے آئے ہوں۔ رامین نے شرم سے اپنی آنکھیں موند لیں، اس کا چہرہ گلاب کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ رامین نے جلدی سے اپنا لباس سنبھالا اور لرزتے قدموں سے واش روم کی طرف بڑھی۔ جب وہ غسل کر کے اور فریش ہو کر باہر آئی تو اس کے چہرے پر وضو کا نور اور ایک عجیب سی چمک تھی۔ جب اب احان کی باری تھی، وہ بھی غسل کے لیے چلا گیا اور کچھ دیر بعد جب باہر آیا تو اس کا گیلا وجود اور سنجیدہ چہرہ اس کی مردانہ وجاہت کو مزید نکھار رہا تھا۔ کمرے کے کونے میں وہ مسلح بچھایا گیا۔ احان آگے کھڑا ہوا اور رامین اس کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑی ہوئی۔ یہ منظر اتنا دلکش تھا کہ فرشتے بھی رشک کریں۔ احان کی بلند آواز میں تلاوت قرآن رامین کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ جیسے ہی دونوں سجدوں میں گئے، رامین کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو چھلک کر مصلے پر گرے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد دونوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ احان نے دل ہی دل میں التجا کی، یا رب، میں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی مدح تیرے سپرد کی ہے۔ رامین میری عزت ہے، میری محبت ہے، مولا اسے کبھی کوئی آنچ نہ آنے دینا، اسے ہمیشہ میرے حصار میں محفوظ رکھنا اور ہمارے اس رشتے کو دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھنا۔
दूसरी तरफ रामीन ने रोते हुए सिसकियां भरी और दुआ की, मेरे मालिक आप जानते हैं कि मेरा इस दुनिया में अहान जान के सिवा कोई नहीं है। आज उन्होंने मुझे जो मान और मोहब्बत दी है उसे कभी ना टूटने देना। या अल्लाह समाहा आपी के दिल में रहम पैदा कर दे और मेरे शोहर को हमेशा सलामत रख, मुझे इनके लायक बना। आमीन। दुआ खत्म करने के बाद अहान मुड़ा और रामीन की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसने रामीन का हाथ थामकर अपने सीने से लगाया। रात की वो बेचैनी अब एक पाकीज़ा रूहानी सुकून में बदल चुकी थी, मगर किचन से आती बर्तनों की आवाज़ें उसे याद दिला रही थी। नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए दोनों फिर से नींद के आगोश में चले गए थे। जब आंख खुली तो सूरज काफ़ी बुलंद हो चुका था। किचन से बर्तनों के टकराने और समाहा के चीखने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। समाहा ने अपनी मखसूस तलखी के साथ मुलाजमों को हिदायत दे रही थी और इन्हें झाड़ रही थी। आज रात मेहंदी की तकरीब थी, इसीलिए मसरूफियत ज़्यादा थी और सामान ने नाश्ता भी बाहर से ही मंगवाया था ताकि किचन में वक्त ज़ाया ना हो। अहान का इस वक्त कमरे से बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं था। वो इस सुकून को मज़ीद कुछ देर महसूस करना चाहता था। रामी ने उसे देखते हुए नरमी से कहा, अहान जान आप अभी आराम करें, आपकी आंखें अभी भी बोझल हैं, मैं बाहर जा रही हूँ, आप कमरा अंदर से लॉक कर लें, मैं चाबी अपने साथ ले जाती हूँ। आज रामीन में एक अलग ही एतमाद और अपनायत थी। उसने झुककर निहायत मोहब्बत से अपने लब अहान के माथे पर रख दी। ये पहला मौका था जब रामीन ने खुद पहल की थी और अहान के लिए पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। उस लम्हे से उसके दिल में मोहब्बत का एक नया दरिया बहा दिया। अहान ने भी मुस्कुराते हुए वहीं लेटे लेटे उसके लबों को प्यार भरा बूसा दिया और रामीन को जोर से अपने सीने से लगाया और एक इत्मीनान के साथ दोबारा सोने के लिए आंखें मूंद ली। रामीन ने कमरा लॉक किया और बाहर हाल की तरफ आ गई। वहाँ का मंजर बिल्कुल बदला हुआ था। उनैज़ा अपनी कज़न्स के साथ बैठी हंसी मजाक कर रही थी और पूरे घर में मेहंदी की खुशबू बसी हुई थी। मेहंदी लगाने वाली लड़कियां आ चुकी थी और जिसने भी नाश्ता कर लिया था वो अपने हाथों पर खूबसूरत डिज़ाइन बनवा रही थी। रामीन ने चौके फजर के बाद ही अहान के साथ हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था, इसीलिए उसे भूख नहीं थी। वो भी उनैज़ा के पास जाकर बैठ गई ताकि अपने हाथों पर मेहंदी लगवा सके। उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान और निखार था, जैसे उसे दुनिया की हर खुशी मिल गई हो। समाहा जो किचन के कामों और मुलाजमों को डांटने में मसरूफ थी, हाथ में जूस का गिलास लिए हाल में दाखिल हुई तो उसकी नज़र सामने बैठी रामीन पर पड़ी। रामीन इस वक्त उनैज़ा के बराबर सोफे पर बैठी थी और एक मेहंदी वाली लड़की बड़ी महारत से उसके गोरे हाथों पर बारीक डिज़ाइन बना रही थी। उसने रामीन के बिल्कुल करीब झुककर आवाज़ को इतना धीमा रखा कि सिर्फ रामीन और बराबर बैठी उन्नेज़ा ही सुन सके, मगर उसके लहजे की काट जहरीली थी। तुम्हें ज़रा भी फिक्र है कि घर में कितना काम है, सबका नाश्ता लगाना था, मेहमानों को देखना था, मगर तुम यहाँ शहजादों की तरह हाथ फैलाए बैठी हो। समाह ने दांत पीसते हुए कहा, तुम तो कहती हो कि उन्नेज़ा तुम्हारी बहन है, क्या बहन की शादी में ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठा जाता है? ज़रा एहसास नहीं तुम्हें, मैं इस घर की बहू हूँ, मुझे तो अभी मेहंदी लगवानी चाहिए थी क्योंकि सब काम मैं ही संवार रही हूँ और तुम यहाँ की बेटी बनती हो तो तुम्हें तो सबसे पहले काम खत्म करना चाहिए था। रामी ने खामोशी से समाहा की कड़वी बातें सुनी, मगर आज उसके दिल में वो खौफ नहीं था जो कल था। उसने अपनी हथेली पर लगे मेहंदी के डिज़ाइन को देखा और फिर नजरें उठाकर समाहा को देखा। समाहा का पारा मजीद हाई हुआ। उसने रामीन के सादा सफ़ेद लिबास पर नज़र डाली और मुंह बनाकर बोली, और हाँ, जुबैदा खाला किसी भी वक्त पहुंचने वाली हैं। ये क्या सफ़ेद रंग की सीधी सादी सी फ्रॉक पहन कर आ गई हो? जाकर ढंग के कपड़े पहनो, आखिर वो तुम्हें देखने आ रही हैं। रामीन ने एक दिल फरेब मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई, ऐसी मुस्कुराहट जिसने समाहा को मजीद तपा दिया। वो बड़े इत्मीनान से बोली, समाहा आपी, आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं, मैं फजर की नमाज पढ़कर किचन के सारे ज़रूरी काम करके ही सोई थी और उनैज़ा का नाश्ता भी मैंने खुद लगाया था। जहाँ तक इन कपड़ों की बात है तो ये तो मैंने अभी सुबह के लिए पहन लिए थे। रात मेहंदी के फंक्शन के लिए मैंने पीले रंग की भारी काम वाली फ्रॉक निकाल रखी है, वही पहनूंगी। रामीन का ये एतमाद देखकर समाहा को झटका लगा। उसे तवक्को थी कि रामीन डर जाएगी या माजरत करेगी, मगर रामीन के लहजे का ठहराव बता रहा था कि अब उसे किसी जुबैदा खाला या समाहा के तन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनैज़ा ने भी मुस्कुराकर रामीन का हाथ दबाया, जैसे वो उसे खामोश सपोर्ट कर रही हो। समाहा वहाँ से पैर पटकती हुई निकल गई, मगर उसके जहन में अब सिर्फ एक ही सवाल था कि रामीन के पास ये नया हौसला कहाँ से आया है। मुन्नेज़ा जब तक खामोशी से इन दोनों की नोक-झोंक सुन रही थी, समाहा के जाते ही रामीन के करीब हुई और शरारत से उसके कान में सरगोशी की, रामीन, भाई का नाम नहीं लिखाया? रामीन के चेहरे पर एकदम हया की सुर्खी दौड़ गई। उसने धीमी और सुरीली आवाज़ में जवाब दिया, खामोश रहो मुन्नेज़ा, मेरी सौतन ने अगर देख लिया ना तो वो वहीं से बेहोश हो जाएंगे, मुझे कोई हंगामा नहीं करना। मुन्नेज़ा ने रामीन की बात सुनी अनसुनी कर दी और झट से मेहंदी की कोन उठा लिया। ऐसे कैसे नाम नहीं होगा? लाओ, मैं तुम्हारी हथेली के बीचों बीच एक छोटा सा और छुपा हुआ नाम लिखूंगी, आखिर अब तुम मेरी भाभी भी तो हो ना। ये कहकर मुन्नेज़ा ने रामीन को एक जोरदार आंख मारी। रामीन का दिल धड़क उठा, उसे रात वाला आहान का वो रूप याद आ गया। उसने अपना हाथ मुन्नेज़ा के सामने कर दिया और उसके कान के पास होकर दबी आवाज में बोली, तुम भी ना बिल्कुल अपने भाई जैसी शरारती हो, उनकी छोटी कॉर्बन कापी। मुन्नेज़ा ने बड़ी सफाई से रामीन की हथेली पर बने फूलों के दरमियान में ए लिख दिया, लेकिन रामीन की रूह के लिए वो हान की मलकियत था।
अहान को ऊपर से सीढ़ियां उतरते देख समाहा एक लम्हे के लिए ठिठक कर रह गई। चूंकि सब के कमरे ऊपर ही थे, इसीलिए इसे शक तो ना हुआ कि अहान रामीन के कमरे से निकला है। उसे यही लगा कि अहान शायद देर से जागा है। समाहा फौरन अहान के करीब पहुंची। वो अहान से कल की तलखी के बावजूद उसकी तवज्जो चाहती थी, क्योंकि अहान उसके लिए बहुत अजीज था। समाहा ने नरमी से पूछा, अहान कब आया? आप तो कल गुस्से में निकल गए थे ना, मैंने देखा ही नहीं आप कब वापस आए। अहान के दिल में समाहा के लिए गुस्सा जरूर था, खास तौर पर इस रिश्ते वाली बात, मगर वो अपने जज्बात छुपाने में माहिर था। उसने प्यार से जवाब दिया, बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ समाहा, जब तुम मुनैज़ा और रामीन नीचे बातें कर रही थी। समाहा ने एक मुतमईन मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ थामा और बोली, आइए ना नाश्ता कर लें, मैंने बाहर से बहुत अच्छा नाश्ता मंगवाया है, सब खा चुके हैं, बस आप रह गए हैं। अहान ने नफी में सर हिला दिया, नहीं समाहा, भी बिल्कुल भूख नहीं है। ये बताओ जरियान और परिहान किधर हैं? समाहा ने हाल की तरफ इशारा किया जहाँ परिहान मस्जिद से अपनी फुप्पो उनैज़ा के पास बैठी अपने नन्हे नन्हे हाथों पर मेहंदी लगवा रही थी। परिहान तो वहाँ मसरूफ है और जरियान अभी थोड़ी देर पहले खूब खेल कूद कर सोया है। अहान की नजर एक बार फिर रामीन पर जम गई, जो अब सर झुकाए मेहंदी लगवा रही थी। समाहा ने महसूस किया कि अहान की तवज्जो बढ़ रही है, तो उसने फौरन जुबैदा खाला वाला कार्ड खेलने का सोचा। अहान, जुबैदा खाला बस आती ही होंगी, मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले आप एक बार फिर ठंडे दिमाग से रामीन के मुस्तकबिल का सोच लें। वो लोग बहुत अच्छे हैं। अहान ने समाहा की बात काटते हुए सर्द लहजे में कहा। समाहा, मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं है, मैं ज़रा नीचे जा रहा हूँ बच्चों के पास। हाँ, सीढ़ियाँ उतरकर सीधा वहां पहुंचा जहां रामीन बैठी थी। समाहा ऊपर खड़ी जलन भरी नजरों से उसे देखने लगी। हाँ, नीचे आकर उनैसा के पास बैठ जाता है और बहुत प्यार से अपने गले लगा लेता है। उसके लहजे में एक भाई की ममता और बिछड़ने का दुख साफ नुमाया था। क्यों भाई, हो गई तैयारी अपने भाई को छोड़कर जाने की? अहान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, मगर उसकी आवाज में नमी थी। ये सुनते ही उनैसा की आंखें भर आईं और वो छोटे बच्चों की तरह रोने लगी। अहान ने फौरन उसके आंसू पूछे और प्यार से समझाते हुए बोला, नहीं मेरी जान, रोना नहीं है तो खुशी का वक्त है, और याद रखना तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। जिंदगी में कभी भी कोई भी परेशानी हो, बिला झिझक अपने भाई को बताना, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। मुनैजा ने सिसकियां भरते हुए हाँ में सर हिलाया और अपने भाई के कंधे से लग गई। रामीन जो बराबर में बैठी ये सब देख रही थी, उसकी आंखें भी ये खूबसूरत मंजर देखकर नम हो गई। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि हाँ, जिस तरह अपनी बहन से मोहब्बत करता है, काश समाहा भी उस भाईचारे और मोहब्बत की कदर करती। मेहंदी की महफिल अपने अरूज पर थी। सब मेहमानों की फरमाइश पर रामीन को स्टेज के दरमियान रखी कुर्सी पर बिठा दिया गया। पीले रंग की भारी कामदार फ्रॉक, जिसका गहरा गला उसकी सुराहीदार गर्दन के हुस्न को मजीद नुमाया कर रहा था, इसमें वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। उसके हाथों की मेहंदी अभी ताज़ा थी, जिसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे हाल में फैली हुई थी। जब रामीन ने माइक थामा तो पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। अहान ने अपनी नज़र उसके चेहरे पर जमा दी, जैसे वो उसके लबों से निकलने वाले हर लफ्ज़ को अपने दिल में उतारने के लिए बेताब हो। रामीन ने एक गहरी सांस ली और अपनी नम आंखों से अहान की आंखों में झांका, जैसे वो ये गाना सिर्फ उसी के लिए गा रही हो। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा लर्जा और मिठास थी। जब उसने गाना शुरू किया, रामीन के लहजे में छुपी खामोश मोहब्बत ने सबको मसरूर कर दिया। वो जब ये बोल गाती तो उसका दिल पुकार उठता कि वो हान से कितना कुछ कहना चाहती है, मगर हालात की जंजीरों ने उसे खामोश कर रखा है। ये बोल गाते हुए रामीन की आवाज़ भर आई तो हान का दिल कट कर रह गया। उसे महसूस हुआ कि रामीन उसे अपनी महरूमी का ताना दे रही है, कि वह निकाह में होने के बावजूद उसे दुनिया के सामने अपना नहीं कह पा रहा। रामीन की आंखों से एक आंसू टूटकर उसके गाल पर गिरा, जिसे उसने फौरन पलके झपकाकर छुपाने की कोशिश की। जुबैदा खाला उसकी आवाज़ और हुस्न की तारीफ में मगन थी, जबकि समाहा के माथे पर बल पड़ रहे थे। उसे रामीन के लहजे का ये कर्ब खटक रहा था। फिर गाने का वो हिस्सा आया जिसने महफिल पर उदासी और सहर तारी कर दिया। रामी ने ये बोल गाते हुए माइक थामे हाथ को हल्का सा अहान की सिमत लहराया। उसकी आंखों में मीलों की दूरी का दुख साफ झलक रहा था। रामीन की आवाज़ में अब एक अजीब सा सौज आ गया था, जिसे वो अपनी रूह से निकाल कर अहान के कदमों में रख रही हो। गाने के अगले बोलों ने महफिल पर मौजूद हर शख्स को सहरजदा कर दिया, मगर इन अल्फाज का असल रुख सिर्फ अहान की तरफ था। रामीन ने अपनी भीगी नजरें अहान की आंखों में गाड़ दिया और गाने लगी। ये बोल गाते हुए रामीन की आवाज़ में एक ऐसा इकरार था जिसने अहान के दिल की धड़कनें तेज कर दी। वो बता रही थी कि उसकी आंखों में जो अक्स बसा है वो किसी और का नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अहान का है। रामीन ने एक लम्हे के लिए माइक मुंह से हटाया, फिर मजीद शिद्दत से गाया, जैसे वह इन तमाम पलों को याद कर रही हो जब अहान की बातों और उसकी नज़रों ने उसे अपना असीर बनाया था। समाहा का चेहरा गुस्से से तिमतिमा रहा था, क्योंकि वह रामीन और अहान के दरमियान इस खामोश गुफ्तगू को महसूस कर पा रही थी। फिर वो बोल आए जिन्होंने महफिल में मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दी। तुम पास होके भी, तुम आस होके भी, एहसास होके भी अपने नहीं ऐसे हैं। रामीन का गला रुंध गया था। वो अहान के इतने करीब थी, उसी के घर में थी, उसी के निकाह में थी, मगर फिर भी दुनिया के सामने वो एक दूसरे के लिए अजनबी थे। ये तजाद उसे अंदर से तोड़ रहा था।
उसने एक हसरत भरी नज़र आहान पर डाली जो उसे बेबसी से देख रहा था। हमको किले तुमसे ना जाने क्यों, ना जाने क्यों। गाना ख़त्म करते ही रामीन ने माइक रखा और तेज़ी से स्टेज से उतर गई। उसके आंसू उसके काबू से बाहर हो रहे थे। जुबैदा खाला ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामना चाहा, मगर वो सबको नज़रअंदाज करती हुई बाहर लॉन की तरफ भाग गई। आहान का पारा हाई हो चुका था। जैसे ही रामीन लॉन में अंधेरे की तरफ बढ़ी, आहान भी उस सब की नज़रें बचाकर उसके पीछे जा पहुंचा। उसने रामीन को पकड़कर दीवार के साथ लगाया। उसकी आंखों में गुस्सा और तड़प एक साथ थी। बहुत हो गया रामीन, अब मुझसे ये तमाशा और नहीं देखा जाता। वो औरतें अंदर तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही हैं और तुम यहाँ आंसू बहा रही हो। मैं भी सबको जाकर सच बता दूंगा कि तुम मेरी बीवी हो। किसी की हिम्मत है तो तुम्हें छू कर दिखाए। आहान की आवाज़ गुस्से से लरज रही थी।